everyone. In this video we will continue the topic discrete numeric function. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन क्या होता है और टू डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शंस का सम हम कैसे फाइंड करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं. अब हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शंस. ठीक है, सो डिफाइन करते हैं. लेट ए आर एंड बी आर बी टू न्यूमेरिक फंक्शंस, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए आर एंड बी आर is a numeric function whose value at r is equal to the product of the values of the numeric functions ar and br at r. ठीक है, हाँ जी, क्या कहा हमने कि अगर आपके पास टू न्यूमेरिक फंक्शंस हैं ए आर एंड बी आर, ठीक है, जो इनका प्रोडक्ट होगा वो भी एक न्यूमेरिक फंक्शन होगा. ठीक है, जिसका वैल्यू अगर आप आर के कोरस्पॉन्डिंग निकालना चाहते हो तो वो कैसे आएगा. जो हमारे पास टू न्यूमेरिक फंक्शंस हैं उनका प्रोडक्ट कर दो कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ आर. ठीक है, तो अगर आप सी आर फाइंड करना चाहते हो, प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हो टू न्यूमेरिक फंक्शंस का, तो आपने कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का प्रोडक्ट करना है. यानी अगर आप सी नोट फाइंड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ए नोट इंटू बी नोट. सी वन फाइंड करना है तो क्या होगा, ए वन इंटू बी वन. सी टू क्या होगा, ए टू इंटू बी टू. जैसे हम सिंपली एडिशन करते थे, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का एडिशन करते जाते थे, ऐड करते थे जब हम, तो प्रोडक्ट करना है अगर आपने, वो भी प्रोडक्ट करने पे भी हमारे पास एक न्यू न्यूमेरिक फंक्शन आएगा. वो कैसे फाइंड करना है, वही कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करते जाओगे तो कॉरस्पॉन्डिंग आपको सी नॉट, सी वन, सी टू की वैल्यूज मिलती जाएगी. ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेशन कहता क्या है. हाँ जी, एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शंस. तो हमें ए आर दिया हुआ है, ये फंक्शन डिफाइन किया, बी आर इज दिस. हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू न्यूमेरिक फंक्शंस. तो एडिशन में भी हमने यही एग्जांपल कंसीडर किया था. तो अब इसके लिए ये आई थिंक अब आप खुद कर सकते हो. आर हमें ये 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, आर के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ए आर और बी आर की वैल्यूज निकाल ली. ये हम लास्ट एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं. ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो यानी हमने ए आर इंटू बी आर निकालना है. ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि न्यू फंक्शन है ये हमारे पास सी आर. तो प्रोडक्ट भी कैसे फाइंड करना है, हमने वही कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. अब जब आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आर जीरो के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप सी जीरो फाइंड करना चाहते हो, सी नोट, वो क्या होगा, ए नोट इंटू बी नोट. तो ए नोट कितना है, जीरो. जीरो को थ्री प्लस जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो होगा. सी वन निकालना है तो क्या होगा, ए वन इंटू बी वन. ए वन ये है, बी वन ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे जीरो आएगा. सी टू फाइंड करना है तो ए टू इंटू बी टू, वो भी जीरो होगा. सी थ्री फाइंड करना है, वो क्या होगा, ए थ्री इंटू बी थ्री. ए थ्री इंटू बी थ्री, इन दोनों का प्रोडक्ट 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3. सी फोर यानी ए फोर इंटू बी फोर, यानी ये 5 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4. सिमिलरली सी फाइव निकालना है तो क्या होगा, 5 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 एंड सो ऑन. आगे कॉन्टिन्यूएशन में चलता जाएगा. अब हमने क्या करना है, ये तो इम्प्लिसिट फॉर्म हमने निकाल ली, हमने इसका जनरल फॉर्म निकालना है. तो ए आर इंटू बी आर, ये क्या होगा, इसको आप सी आर भी लिख सकते हो. ठीक है, अब इसको हमने जनरल फॉर्म में लिखना है. तो हमें इतना तो पता है, सी नोट, सी वन, सी टू, आर जीरो टू टू के बीच में इसका आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है. तो लिख दिया ये हमने, आर जीरो टू टू के बीच में कंसीडर करते हो तो हमारे पास जो सी आर है प्रोडक्ट है उसका आंसर जीरो आ रहा है. ठीक है, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए ये पैटर्न फॉलो करता है. यहाँ पे 5 2 सब में फिक्स है. अगर आप R3 लेते हो तो आंसर क्या आ रहा है, 5 रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ टू पावर 3. 4 के लिए 5 रेज़ टू पावर 4 2 रेज़ टू पावर 4. 5 के लिए 5 रेज़ टू पावर 5 2 रेज़ टू पावर 5. सो R ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ये 5 और 2 तो फिक्स है, पावर चेंज हो रहा है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 रेज़ टू पावर R 2 रेज़ टू पावर R. 3 पुट करोगे तो C3 कितना आएगा, 5 रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ टू पावर 3. 4 पुट करोगे, C4 कितना आएगा, 5 रेज़ टू पावर 4 2 रेज़ टू पावर 4. तो आगे ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हो. तो जब भी प्रोडक्ट फाइंड करना है तो क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी हेल्प से प्रोडक्ट आ जाता है आपके पास. ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं. ए आर हमें ये दिया हुआ है, बी आर, ये भी हमें एग्जांपल जो है वो एडिशन में डिस्कस कर चुके हैं. तो आर, ए आर और बी आर की ये वैल्यूज़, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मैंने बताया हमने कैसे फाइंड करनी है. ठीक है, ये आप कर लोगे. अब ए आर बी आर निकालना है तो ये जो फंक्शन है वो एक न्यू फंक्शन होगा, सी आर. तो सी नोट क्या होगा, ए नोट इंटू बी नोट, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट वो जीरो आ रहा है. सी वन क्या होगा, ए वन इंटू बी वन. ए वन कितना है, जीरो है. बी वन कितना है, 3 - 2 रेज़ टू पावर 1, ये भी जीरो होगा.
C2 भी 0 होगा। C3 निकालना है तो A3 इंटू B3, अब ए एज इट इज़ लिखा A3 इंटू B3, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा C4 क्या होगा, A4 इंटू B4, ठीक है, A4 इंटू B4, A5 इंटू B5। तो ये प्रोडक्ट में टर्म्स लिखी हुई हैं, नंबर्स ही हैं तो आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये B3 A3 B4 A4 B5 B5 नंबर्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको आगे और इसको यहाँ पे लिख सकते हो। अब इस ये तो आ गई हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म C0 C1 C2 C3 C4 C5 अप टू सो ऑन। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, जनरल नोटेशन फाइंड करना है CR। तो फिर से वही कि जब R 0 to 2 के बीच में है प्रोडक्ट का आंसर 0 आ रहा है, R 0 2 के बीच में है प्रोडक्ट का आंसर 0 आ रहा है। लेकिन जब R 3 4 5 है तो ये पैटर्न देखो, क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। R3 के लिए क्या आ रहा है 3+2, यहाँ पे 4 के लिए क्या आ रहा है 4+2, 5 के लिए क्या आ रहा है 5+2। तो rth टर्म जो होगी उसके लिए क्या होगा, 3 के लिए अगर 3+2 है, 4 के लिए 4+2 है, तो rth टर्म के लिए यहाँ पे r+2 होगा। 3 के लिए अगर 2⁻³ + 5 है, 4 के लिए 2⁻⁴ + 5 है, 5 के लिए 2⁻⁵ + 5 है। तो यहाँ पे 2 और 5 तो फिक्स रह रहे हैं, पावर चेंज हो रही है। तो r के लिए क्या होगा 2⁻⁻r + 5, 2⁻⁻r + 5। तो r 3 और >3 के लिए हमारे पास ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हमने इसको ऐसे लिखा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ये कितना होगा, r को जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो r इंटू 2⁻⁻r, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2⁻⁻r + 1, r को यहाँ मल्टीप्लाई किया 5r, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 10। सो r जब 0 और 2 के बीच में तो आंसर ये आएगा, r > 3 है तो आंसर ये आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर फर्दर कैलकुलेशन करनी है तो ये आंसर होगा। तो ऐसे आपने मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है टू डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शंस का। सेम वैसे ही जैसे एडिशन करते हैं, एडिशन में कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नाउ वी विल डिफाइन कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शंस। सो लेट a and b be two numeric functions, then the convolution of a and b is denoted by a star b, ठीक है। अगर हमारे पास टू न्यूमेरिक फंक्शंस गिवन है, कॉन्वोल्यूशन फाइंड करना है हमने, तो कॉन्वोल्यूशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं a स्टार b, इसको बोलते हैं a कॉन्वोल्यूशन b, convolution of two numeric functions a and b, and it is defined as summation I is varying from 0 to r a I b r minus I। तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं टू फंक्शंस का अगर आपने कॉन्वोल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने नोटेशन यूज किया है ए आर स्टार बी आर, आप यहाँ पे ए स्टार बी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट नोटेशन है कि ए एंड बी भी टू न्यूमेरिक फंक्शंस। हमने लास्ट क्वेश्चन में नोटेशन क्या रखा है, ए आर एंड बी आर भी टू न्यूमेरिक फंक्शंस, ठीक है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे ए आर स्टार बी आर चूज कर लिया कि अगर हमारे पास टू न्यूमेरिक फंक्शंस हैं तो उनका जो कॉन्वोल्यूशन होगा उसको डिनोट ऐसे करते हैं ए आर स्टार बी आर से, और डिफाइन कैसे करते हैं ऐसे, समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 0 to r ए आई बी आर माइनस आई, ठीक है। और ये कॉन्वोल्यूशन जब हम टू न्यूमेरिक फंक्शंस का फाइंड करते हैं वो खुद एक न्यूमेरिक फंक्शन बनता है। तो हम इसको ये लिखने की बजाय इसको न्यू नेम दे देते हैं सी आर, कि जो ए और बी का कॉन्वोल्यूशन करने पे जो हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शन आया वो क्या है, सी है, जिसका rth टर्म हमने ऐसे डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेते हैं कि कॉन्वोल्यूशन हमने एग्जैक्टली फाइंड कैसे करना है। कॉन्वोल्यूशन जब आप टू फंक्शंस का फाइंड करोगे वो खुद एक न्यूमेरिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो वो न्यूमेरिक फंक्शन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से डिनोट कर रहे हैं, सी आर से, जिसका rth टर्म हमारे पास ये होगा। Now look at this example. Let AR and BR be these two numeric functions. ये हमें दिए हुए हैं। तो AR कैसे डिफाइन किया है कि अगर आप R 0, 1 और 2 लेते हो तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी A0 1 है, A1 निकालते हो तो भी 1 आएगा, A2 फाइंड करते हो तब भी इसका आंसर कितना है, 1 है। लेकिन जब आप R की वैल्यू यहाँ पे 3 या फिर 3 से ग्रेटर पुट करते हो तो आंसर क्या है हमारे पास 0। तो यहाँ से ये आया कि A0, A1, A2 तीनों का आंसर 1 है, और A3, A4, A5, A6 अप टू सो ऑन सभी क्या है, वैल्यू 0 है। ऐसे ही हमने BR डिफाइन किया है। BR क्या है हमारे पास, R जब 0 और 2 के बीच में है इंक्लूडिंग 0 and 2, तो BR का आंसर है R + 1। यानी अगर आप B0 फाइंड करना चाहते हो, R को आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 पुट करके आंसर निकालोगे। B0 कितना आएगा, 1 आएगा, B1 कितना आएगा, 2 आएगा, B2
कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। लेकिन जब आपने r की वैल्यू 3 पुट करनी है, r इज इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3 के लिए हमारे पास जो बी आ रहा है वो 0 है, यानी B3, B4, B5, B6 ये सब 0 होंगे। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है, ठीक है। ये जो फर्स्ट न्यूमेरिक फंक्शन है a, ठीक है, वो वैल्यूज निकाली हुई है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, और यहाँ पे सेकंड फंक्शन जो हमें दिया हुआ है वो वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाल के लिख ली। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कॉन्वोल्यूशन ऑफ दीज टू फंक्शंस। तो कॉन्वोल्यूशन हमने कैसे डिफाइन किया, ए आर स्टार बी आर से, और कैसे डिफाइन किया, समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 0 to r ए आई बी आर माइनस आई, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास कॉन्वोल्यूशन फाइंड करने का। तो हमने इसको नेम दे दिया सी आर। तो एक्चुअल में हमें ये कॉन्वोल्यूशन न्यूमेरिक फंक्शन फाइंड करना है। कॉन्वोल्यूशन करने पे जो फंक्शन आता है वो खुद एक न्यूमेरिक फंक्शन होता है। तो न्यूमेरिक फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे सी है हमारे पास फंक्शन न्यूमेरिक फंक्शन, और सी आर भी लिख सकते हो। तो इसकी टर्म्स कैसे होंगी, C0, C1, C2, C3, C4 अप टू सो ऑन। तो ये न्यूमेरिक फंक्शन हमने फाइंड करना है। ये टर्म्स फाइंड करने के बाद हम इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है C0, C0। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे r को 0 पुट कर दोगे, है ना। r को जब यहाँ पे 0 पुट किया तो यहाँ पे भी समेशन में हम C0 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो r की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दोगे। ए आई बी, r की वैल्यू आपने यहाँ पे 0 पुट की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b ऑफ माइनस आई, ठीक है। अब i जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, i तो 0 है, आई क्या है हमारे पास 0, तो आप यहाँ पे आई को 0 पुट कर दोगे। ए नॉट बी नॉट, तो सी नोट का आंसर कितना आ रहा है, ए नॉट बी नॉट। एंड व्हाट इज ए नॉट, ए नॉट इज 1, बी नॉट इज 1। तो आपने ए नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 1, बी नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 1, तो टोटल आंसर कितना आ गया हमारे पास 1। तो सी नॉट क्या आ रहा है हमारे पास 1। तो ये फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करना है C1। अगर आपने C1 फाइंड करना है तो आप r को यहाँ 1 पुट करोगे, तो यहाँ पे भी समेशन में यहाँ पे r की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, b 1 माइनस आई। तो यहाँ पे अपने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। i इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1 ए आई बी, r कितना है हमारे पास 1 है ना, b 1 माइनस आई, दिस इज 1 माइनस आई। अब समेशन ओपन करेंगे हम, समेशन जो है वो 0 to 1 वेरी कर रहा है, तो i को एक बार आप 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट किया तो क्या आएगा, a नॉट b1 माइनस 0 b1, a नॉट b1 प्लस एक बार आप यहाँ पे i को 1 पुट करोगे, a1 यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ 1 माइनस 1 इज 0, सो a1 b नॉट। अब यहाँ पे आपने ए नॉट बी वन, ए वन बी नॉट की वैल्यूज पुट कर देनी है, ये हमने यहाँ पे निकाली हुई है। ये वैल्यूज पुट करने के बाद C1 का आंसर जो है हमारे पास वो 3 आ रहा है, ठीक है। तो C1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, तो सेकेंड ये भी हमने निकाल लिया। अब सिमिलरली हमने C2 फाइंड करना है, तो C2 फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे R को क्या पुट करेंगे 2, तो यहाँ पे भी समेशन क्या आएगा, I इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 2 ए आई बी, R की वैल्यू कितनी है 2 माइनस आई, ये आया। अब हमने यहाँ पे समेशन ओपन करना है, i इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 2, सो i को जब आप 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, a नॉट, यहाँ पे 0 पुट करोगे b2, ठीक है। फिर i को आपने 1 पुट किया तो यहाँ पे a1 b1 प्लस i को आप 2 पुट करोगे a2, यहाँ पे 2 पुट करोगे b नॉट। अब यहाँ पे आपने ये वैल्यूज पुट कर देनी है, a नॉट a1 a2 b नॉट b1 b2 की, और सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 6, तो C2 का आंसर आ गया हमारे पास 6, ठीक है। अब नेक्स्ट है C3 हमने फाइंड करना है, तो C3 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सिमिलरली वही R को आप 3 पुट कर दोगे, यहाँ पे समेशन वेरी करेगा हमारे पास 0 to 3 ए आई बी 3 माइनस आई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये समेशन ओपन करना है, ठीक है। अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, देखो जब आपने C1 फाइंड किया तो A नोट के साथ आ रहा है B1, जब आप C2 फाइंड कर रहे हो तो A नोट के साथ आ रहा है B2, C3 में क्या आएगा फिर A नोट B3। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये A नोट से A1 बन जाता है, ये बढ़ता जाएगा और ये कम होता जाएगा, है ना। तो यही किया हमने यहाँ पे, A नोट के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा A1, ये कम हो जाएगा B2, ये बढ़ा देना है A2, ये यहाँ पे B1, इसको और कम कर, ये बढ़ा देना हमने A3, ये और कम हो जाएगा B नॉट। अदरवाइज आप ये समेशन ओपन कर सकते हो, यहाँ पे i की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करोगे तो ये टर्म आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब फिर हमने यहाँ पे A नॉट B3 A1 B2 A2 B1 एंड A3 B नॉट की वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ गया 5, तो C3 का आंसर हमारे पास आ रहा है 5। सिमिलरली हमने C4 फाइंड कर लिया। C4 में देखो हमें इतना पता है A3 A4 A5 A6 ये सब की वैल्यू 0 है ना। ये देखो A3 A4 A5 A6 सब 0 है, यहाँ पे B3 B4 B5 B6 सब 0 है। तो अब जब आप C4 फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे B4 आ रहा है, ये 0 हो जाएगा टर्म, यहाँ पे B3 आ रहा है, ये भी 0 हो जाएगा। A2 B2 दोनों ही नॉन 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा A3 0 है A4 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएंगी।
A2 हमारे पास 1 है, B2 हमारे पास 3 है, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। अब नेक्स्ट जब आप C5 फाइंड करोगे तो यहाँ पे A0 B5 होगा, B5 तो 0 है तो ये टर्म 0 होगी जब आप C5 निकालोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे A1 B4 होगा, B4 भी 0 है, यहाँ पे क्या होगा फिर A2 B3 होगा, B3 भी 0 है। फिर यहाँ पे A3 और B2 होगा, अब यहाँ पे A3 0 होगा। नेक्स्ट में A2, अब आपके पास A4 आएगा, A4 और यहाँ पे B1 आ रहा होगा तो A4 0 है, तो सभी टर्म 0 बन रही होगी नेक्स्ट में, ठीक है। और C6 में C6 C7 फाइंड करोगे, सभी वैल्यूज हमारे पास 0 बन रही हैं, सभी वैल्यू 0 बन रही है, क्योंकि हमारे पास आफ्टर फॉर R ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए AR और BR दोनों ही क्या है 0 है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म सभी हमारे पास 0 बन रही होंगी, आप फाइंड करके देख सकते हो फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वैल्यूज निकाल ली। C0 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, C1 3 आ रहा है, C2 6 आ रहा है, C3 5 आ रहा है हमारे पास, और C4 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो हमने ये न्यूमेरिक फंक्शन की वैल्यूज निकाल ली, तो ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको rth फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो CR हमारे पास क्या है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ दीज टू न्यूमेरिक फंक्शन AR स्टार BR। अब यहाँ पे पैटर्न देखना है, पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या, ये हमारे पास सीक्वेंस जो बना है क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हमें पता है C5 C6 C7 C8 वो सब आगे 0 है, यानी R ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास CR का आंसर हमेशा 0 आएगा। तो ये हमने लिखा R ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टर्म देखते हो 1 है, फिर C1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, C2 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, C3 फिर से 5 आ रहा है, C4 और कम हो गया 3 आ रहा है। तो इन सभी टर्म्स में कोई रिलेशन नहीं बन रहा हमारे पास, तो हमने वो एज इट इज लिख देनी है कि R0 के लिए यानी C0 R0 के लिए ये 1 है, R1 के लिए यानी C1 कितना है 3 है, R2 के लिए यानी C2 कितना है 6 है, R3 के लिए 4 आएगा आंसर, और R4 के लिए हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सभी टर्म्स जो है वो कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रही है, तो हमने उनको एज इट इज लिखा। लेकिन इतना क्लियर है कि R ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड करना है, टू फंक्शंस का कॉन्वोल्यूशन फाइंड करना है। क्लियर है।